बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर हैं आमना रियाज, उसकी ये 53 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। अगर उस लड़की को हवेली में रहने की इजाज़त देने से पहले मुझसे पूछ लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, लेकिन उस वक्त तो सबको अपनी अक्ल साबित करने का जुनून चढ़ा था। जन्नत बेगम ने तंजिया लहजे में कहा था। मुस्तकीम, मंसूर और शबी इस वक्त जन्नत बेगम के कमरे में मौजूद थे। हरम की शादी का हंगामा सर पड़ चुका था और इस हंगामे के सर पड़ते ही ये दबी हुई चिंगारी भड़क उठी थी। मैं शर्मिंदा हूँ अम्मा, मुझे वाकई आपसे पूछे बगैर मावा को नहीं ठहराना चाहिए था, मुस्तकीम भट्टी ने कहा था। यही बात पहले सोच लेते तो आज यूँ शर्मिंदा ना होना पड़ता, जन्नत बेगम ने नखवत से कहा था। अम्मा, मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, मंसूर भट्टी ने भी ज़बान खोली थी, लेकिन कोई वजह तो होगी जो समीना भाभी आपके मुतालिक इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने सचमुच रजब को कत्ल किया है? जन्नत बेगम ने अचंभे से कहा था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मंसूर, मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा। जन्नत बेगम ने नागवारी से सर झटका, लेकिन साथ ही उसे वो दिन भी याद आया था जब वो अपने ज़हनी तौर पर माजूर बेटे का रिश्ता लेकर समीना के पास गई थी। उनमें खुद पसंदी इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें यकीन था समीना उनकी बात हरगिज़ रद्द न करेंगी। तभी जब समीना ने इनकार किया तो उनकी अनाक को बुरी तरह ठेस पहुंची थी। महज अपनी ज़िद को पूरा करने के लिए उन्होंने कह दिया कि रजब को उन्होंने कत्ल किया। मकसद सिर्फ यही था कि समीना को ज़हनी अजियत पहुँचा सके, और हुआ भी यही, लेकिन बात इतनी बढ़ जाएगी ऐसा उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। अब उस लड़की की हवेली में रुकने का कोई जवाज़ नहीं है, मैं उससे कहता हूँ यहाँ से चली जाए, मुस्तकीम भट्टी ने कहा था। नहीं, इतने आराम से तो मैं उसे हरगिज़ नहीं जाने दूंगी, जन्नत बेगम ने कहा था। क्या मतलब? शबी चौंका। उस लड़की ने जो ज़हनी अजियत मुझे पहुँचाई, जब तक उसकी सज़ा न दे लूँ मुझे सुकून नहीं आएगा। जन्नत बेगम के तासुरात कुछ अजीब से थे, वो तीनों बुरी तरह चौंक गए। बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत है बीजान, शबी ने कहा था। जो होना था हो चुका, अब इस बात को भूल जाइए और मावा को जाने दे। तुम लोगों में गैरत ख़त्म हो चुकी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? इतना तो हो ना सका कि मुझ पर उंगली उठाने वाली की उंगली ही तोड़ दो। जो मैं करती हूँ मुझे करने दो, मैं ऐसे इंसान को माफ़ नहीं कर सकती जो मुझ पर इल्ज़ाम तराशी करे, जन्नत बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा था। अब कुछ भी कहना फजूल था, सो शबी ने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। क्या बात है, क्यों मुँह लटका रखा है? शबी अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ था। जलाल किसी काम से उसके पास आया था, फिर उसी के पलंग पर लेटकर छत को घूरने लगा तो शबी ने पूछा। जलाल ने चौंक कर उसको देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। ना बताना चाहो तो दूसरी बात है, वरना तो जो बात है वो तुम्हारे चेहरे पर लिखी है, शबी ने जताकर कहा। जलाल चिढ़ गया। जब पता है तो पूछने की वजह, वो जलकर बोला था। हाँ, अब इस तरह चिढ़ने का क्या फ़ायदा? मैंने तो पहले ही तुम्हें वार्न कर दिया था कि उस लड़की पर भरोसा ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। यार ये बात नहीं है, जलाल ने कहा। मामा ने कौन सा मेरे आत्मात को ठेस पहुंचाई है? मैं तो सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अब बीजान मेरी बात बिल्कुल ही नहीं मानेंगी। वो पहले ही मावा को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इस बात के बाद तो उनकी नाराज़गी और बढ़ जग गई है। उसने परेशानी की असल वजह उगली। तेरी गलत फहमी है मेरे भाई, बीजान मावा को कुछ नहीं, दरअसल वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और ये गलत फहमी भी दूर कर लो कि वो पहले तुम्हारी बात सुनती। मावा के मामले में वो कभी तुम्हारी बात ना सुनती, वो साफ उसका तमस्खुर उड़ा रहा था। यार मैं मानता हूँ मावा भी जान के मुतालिक गलत फहमी का शिकार थी, लेकिन इस बात से हटकर देखा जाए तो बुरी तो नहीं है कि उसे इतना नापसंद किया जाए, बल्कि अच्छी है वो। हाँ, तुम्हारी नज़र से देखा जाए तो अच्छी ही है, शबी ने साबका अंदाज में कहा था। जलाल चिढ़ गया। क्यों भाई, क्या बुराई है उसमें? शबी हंस पड़ा। हाँ वाकई कोई बुराई नहीं है, बस काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ और बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बस ज़बान है। जब मैं सोचता हूँ कि तुम अपनी आने वाली ज़िंदगी उसके साथ गुजारोगे तो मुझे तुम पर तरस आता है, लेकिन खैर ये तुम्हारा ज़ाती मामला है। उसका अंदाज़ खासा शरारती था। जलाल और जल भुन गया। उसकी शक्ल देखकर शबी ने कहका लगाया था। मुझे ऐसे मत देखो, मैं सिर्फ सच्चाई बयान कर रहा हूँ। खुदा खैर करे। हमेशा जले भुने रहने वाले शबीउल अब्बास साहब का मूड बहुत खुशगवार रहने लगा है आजकल। जी हाँ, जलने भुनने की ड्यूटी आपने जो ले ली है, वो फिर खुशगवारी से बोला था। जलाल और भी मशकूक नज़रों से उसे देखने लगा। बड़ी मशकूक अदाएँ हैं जनाब आपकी, ज़रा रोशनी डालिए कि वजह क्या है? शबी ने मुस्कुराते हुए कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। चल हमें सोचता रहा, फिर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा। तुम अपने और मावा के बारे में बीजान से कब बात करोगे? जलाल बुरी तरह चौंका। क्यों पूछ रहे हो? जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए। बड़ा घसा पीटा लतीफ़ा है। जलाल बदमज़ा हुआ। हाँ, शबी दिल खोल कर हंसा था। कोई ना कोई बात तो ज़रूर है, जलाल ने वसूख भरे अंदाज में कहा था। मैं सोच रहा था क्यों ना तुम और मैं एक ही दिन शादी करें, क्या कहते हो? वो पूरी तरह उसकी तरफ घूमा। अच्छा तो ये बात है, जलाल ने मज़ा लेते हुए कहा था। शबी खसियाना सा होकर हंस दिया। अब इसमें क्या है?
तुम शादी कर सकते हो तो क्या मैं शादी का सोच भी नहीं सकता? सोचिए सोचिए, भला हम कौन होते हैं ऐतराज़ करने वाले। जलाल फिर से लेट गया। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन उसने मदद तलब नज़रों से जलाल को देखा। लेकिन क्या तुम मेरे बिहाफ पर भी जान से बात करोगे? हरगिज़ नहीं। शबी ने एक भी पल का तामुल भी लिए बिना कहा था। प्लीज़ शबी, मेरा भाई नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बेजान से बात कर सकूं। जब बात करने की हिम्मत नहीं थी तो मोहब्बत जैसी बहादुरी करने की क्या ज़रूरत थी? शबी ने आराम से उसके लत्ते ले डाले। अब हो गई गलती, क्या करूं? वो मस्कीनी से बोला था। शबी मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंसा, फिर लैपटॉप की तरफ रुख फेरते हुए बोला, मेरी तरफ से इस सिलसिले में बिल्कुल माजरत। अपने मामलात खुद निपटाओ। बेजान का पता नहीं है, 1 मिनट में मुझे भी डांट कर रख देंगी। मदद ना करना चाहो तो और बात है, वरना कौन है जो ये नहीं जानता कि तुम बेजान के कितने लाडले हो और वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती। इसलिए ये बहानेबाजियाँ किसी और के सामने करना। मैं बहाने नहीं बना रहा, मैं लाख बेजान का लाडला सही, लेकिन इस वक्त वो इतने गुस्से में है कि मेरी कोई भी बात नहीं सुनेंगी। शबी ने कहा। मैं पहले ही उन्हें समझाने की कोशिश की कि मावा से नाराज़ी छोड़ दे, मगर वो बाजी दे के जब तक उसे सज़ा नहीं दे लेती आराम से नहीं बैठेंगी। और तुम उनकी ज़िद्दी तबीयत से वाकिफ़ ही हो। फिर तुमने लड़की भी तो ऐसी पसंद की है जो बजाते खुद बहुत बड़ी मुसीबत है। अब बताओ मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं? तुम सिर्फ मेरा मजाक उड़ाओ और अपनी शादी की तैयारियां करो, जलाल ने जल कर कहा और कमरे से ही बाहर जाने लगा। जैसे तुम्हारी खुशी, वैसे मैं आज किसी काम से लाहौर जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना हो तो बता देना, शबी ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा था और मुस्कुराते हुए अपना काम करता रहा था। अगले रोज़ शाम तक मावा अपनी पैकिंग मुकम्मल कर चुकी थी। वो बार बार दरवाजे तक जाकर पलट आती थी। ये तय करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था कि उसे जाने से कबल किसी को आगाह करना चाहिए या चुपचाप निकल जाना चाहिए। गो कि ऐसा करना भी नामुमकिन था, क्योंकि इतने मुलाजमीन की नज़रों से बचकर निकलना मुहाल था। बड़ी देर की सोच विचार के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि जाने से कबल किसी और से नहीं तो उसे जन्नत बेगम से ज़रूर माजरत कर लेना चाहिए। हालांकि ये भी एक दिक्कत तलब काम था, मगर इखलाक का तकाजा यही था कि वो अपनी ज़ात से पहुंचने वाली परेशानियों पर माजरत कर ले। लेकिन वो क्यों माजरत करे? बिला वास्ता ही सही, लेकिन जन्नत बेगम उसके बाबा के कत्ल की जिम्मेदार तो ज़रूर थी। डबल माइंडेड होकर वो जन्नत बेगम के कमरे की तरफ आ गई। दरवाजे पर दस्तक देने से कबल भी वो तजब्जुब का शिकार थी। फिर उसने अभी दस्तक के लिए हाथ उठाया था कि अचानक दरवाज़ा खुल गया। बाहर आने वाली तस्नीम थी। बीबी आप? हाँ, मुझे जन्नत बेगम से कुछ बात करनी है, मावा ने कहा था। आपने कहा था आप आएंगी। तस्नीम ने उसे याद दिलाया। मैं आज ही वापस जा रही हूँ तस्नीम, वैसे भी तुम्हारे बाबा के पास अब वैसा कुछ नहीं है जो मेरे काम आ सके। आप एक बार आ जाइए बीबी, ये आपके लिए बेहतर होगा। तस्नीम बहुत इसरार कर रही थी, मावा को मानना ही पड़ा। अच्छा ठीक है, मैं जन्नत बेगम से मिलकर तुम्हारे पास आऊँगी। तस्नीम उसके वादे पर भरोसा करके चली गई। तो मावा अंदर जाने के बजाय लड़कियों के कमरे की तरफ चल दी। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद को जन्नत बेगम से बात करने पर आमादा नहीं कर पा रही थी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मावा ने कमरे में झांक कर पूछा था। इसमें पूछने की क्या बात है, आओ ना, नमल ने कहा। मावा अंदर आ गई। अच्छे वक्त पर आई हो, मैं और तन्वा चाय पीने का सोच रहे थे, तुम पियोगी? नमल ने पूछा। मावा ने इस बात में सर हिला दिया। हाँ ज़रूर, लेकिन सिर्फ आधा कप। अच्छा मैं कह कर आती हूँ। नमल बाहर निकल गई थी। क्या कर रही हो तन्वा? कुछ नहीं, बस ये मैगज़ीन देख रही थी। वो मैगज़ीन पहले ही बंद कर चुकी थी। तुम कॉलेज क्यों नहीं जाती? मावा को इतने दिन बाद ख्याल आया था। पहले जाती थी, फिर शबी भाई ने मना कर दिया। क्यों? उसने क्यों मना किया? बस वो नहीं चाहते थे कि मैं मज़ीद पढ़ूँ। वो असल बात गोल कर गई थी। तो बीजान ने कहा जैसा शबी कहता है वैसा ही करो, ज़िंदगी भी तो उसी के साथ गुजारनी है। मामा ने कोई ख़ास तबसरा नहीं किया कि यहाँ के रूल समझ ही चुकी थी। मैं आज वापस जा रही हूँ तन्वा, तुम लोगों को खुदाफिज बोलने आई थी। अरे इस तरह अचानक? हाँ बस बहुत रह लिया, मैंने सोचा वापस जाना चाहिए। जलाल भाई से पूछ लिया? तन्वा ने कदर शरारत से पूछा था। उससे क्यों पूछूं? वो हैरान हुई, फिर उसकी शरारत फ़ौरन समझ गई। नहीं मैंने नहीं पूछा, ना ही उसे बताया, जाते हुए बता दूंगी। फिर कुछ ख्याल आने पर उठ खड़ी हुई। मैं चलती हूँ तन्वा। अरे बैठो ना, नमल देर लगा रही हो तो कुछ चाय बना रही होगी। वर्दा बहुत अच्छी चाय बनाती है। अब चाय का मूड नहीं रहा, तुम लोगों से मिलना था मिल लिया, अब ज़रा तस्नीम से भी मिल लूँ, उसे कोई काम था मुझसे। वो बढ़कर तन्वा के गले लगी थी। मैं तुम्हें मिस करूँगी। मैं भी, तन्वा मुस्कुराई। जलाल भाई तो तुम्हारे जाने से बहुत खुश होंगे, क्योंकि तुम जितना जल्दी जाओगी उतना जल्दी ही तो वो तुम्हें वापस लाने तुम्हारे पीछे आएंगे, और वो भी हमेशा के लिए। मावा उसकी बात पर बेसाख्ता हंस दी थी। खुदा हाफिज़ तन्वा। वो कमरे से बाहर आ गई थी और वो तस्नीम की तलाश में थी।
रात से सुबह हो गई लेकिन वलीद की कोई खैर खबर ना थी। दानियाल हसन उसकी तलाश में मारे मारे फिरते रहे। उन्होंने हर उस जगह उसे तलाश किया जहाँ उसकी मौजूदगी मतवक्को हो सकती थी, लेकिन सब बेसूद रहा। दानियाल हसन घर वापस आए तो उनके कंधे थकन और मायूसी से झुके हुए थे। डैडी, वलीद का कुछ पता चला? इनिया उन्हें देखकर लपक कर आई थी, लेकिन उनका चेहरा और झुके हुए कंधे उसके हर सवाल का जवाब देते थे। इनिया साबन के झाग की तरह बैठ गई। तुमने उसके फ्रेंड से पता किया? दानियाल हसन ने सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए पूछा था। जुनैद को फ़ोन किया था, उसी ने बाकी सब दोस्तों से पता किया है, लेकिन वलीद के बारे में किसी को भी नहीं पता। वो कारपेट पर उनके पैरों के करीब बैठ गई थी। वली कहाँ है? ज़बरदस्ती खाना खिलाकर थोड़ी देर पहले सुला दिया है, बहुत रो रहा था। आपके लिए खाना लाऊं? दानियाल हसन ने नफ़ी में सर हिला दिया। थकन उनके सारे वजूद से मुतरशा थी। इनिया का दिल भर आया। आंसू को उसने महारत से छुपा लिया था। तुमने खाना खाया? अब की बार इनिया ने नफ़ी में सर हिलाया था। तुम तो खा लेती बेटा, वलीद का पता चल जाएगा, उन्होंने इनिया का सर आहिस्ते से थपथपाते हुए कहा था। इतनी सी बात करते उनकी आवाज़ बुरी तरह भर आ गई। डैडी प्लीज़, इनिया तड़प कर उनकी तरफ पलटी थी। डैडी, जहाँ भी होगा वलीद खैरियत से होगा, वो घर आ जाएगा, आप परेशान मत हो। तुम जाओ खाना खाओ, बल्कि ऐसा करो यहीं ले आओ, हम दोनों मिलकर खाएंगे। क्योंकि उनका हरगिज़ दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन महज इनिया की खातिर उन्होंने कहा था। इनिया भी उनके ख्याल से उठ गई। डैडी, वहाँ इनिया को ख्याल आया था वली ने मम्मी को भी कॉल करके वलीद के बारे में बता दिया है। वो डरी डरी से बोल रही थी, मबादा वो बुरा ना मान जाए। दानियाल हसन ने गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर इस बात में सर हिला दिया। मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगा सरवत? उन्हें कई ख्यालात ने एक साथ घेरा था। वलीद की हर बात जैसे उनका दिल चीर कर निकली थी। आज तक उन्होंने हर मामले में सरवत की गलती निकाली थी, अपनी कोताहियाँ भी उसी के खाते में डाली थी। पहली बार एहसास हुआ था कि बहुत सारी गलतियाँ तो उनकी अपनी ही थी। सरवत ने तो हर बार अपना और उनका रिश्ता संभाला ही था, बल्कि ये रिश्ता अगर अब तक कायम था तो इसका क्रेडिट सरवत को ही जाता था, वरना उन्होंने तो कभी ऐसी कोई कोशिश नहीं की। वो तो हमेशा सरवत को कसूरवार ही ठहराते रहे थे। उन्हें लगता था सरवत की मोहब्बत और वफा अब तक मुस्तकीम के लिए, और वो उनके साथ खुशी नहीं है। यह शायद दर पर्दा वो सरवत की तवज्जो अपनी तरफ रखने के लिए इस तरह की बातें किया करते थे। इससे हुआ ये कि सरवत की तवज्जो तो उनकी तरफ ही रही, लेकिन इस सारे चक्कर में वो भूल ही गया कि उनके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। वली ने उनके सामने जो कुछ कहा, इससे साफ पता चलता था वो उनसे कितना मुतनफिर हो चुका है। फिर जिस जहनी कैफियत में घर से निकला था, कुछ बई नहीं था कि खुद को कोई नुकसान पहुँचा लेता। इन्हें अगर सचमुच फैज़ान में दिलचस्पी लेने लगी थी तो ये भी बिलाशुबा उसकी ही कोताही थी। सरवत अगर इस्लामाबाद ना गई होती तो वो इनिया को एतमाद में ले सकती थी। वो उस पर नज़र रखती तो ये नौबत ही ना आती। अंदेशे उन्हें हरासा कर रहे थे और पछतावे पीछा न छोड़ते थे। वो बुरी तरह गमज़दा थे। शबी अपने किसी ज़ाती काम के सिलसिले में शहर आया था। एक आदमी से मिलना था। इस काम से फारिग होकर वो लिंक रोड आ गया। चला ने कुछ चीज़ें मंगवाई थी। खरीदारी करते हुए वो एक लेडीज़ बुटीक के सामने ठहर कर रुक गया। शोकेस में एक बहुत खूबसूरत सूट डिस्प्ले किया हुआ था। उस सूट को देखते हुए उसे बेसाख्ता तनवा का ख्याल आया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो तनवा के लिए कोई चीज़ लेने का सोचे। इस ख्याल के आते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। अपने अंदर आने वाली ये तब्दीली उसे खुद भी अच्छी लग रही थी। बहरहाल उसने वो सूट सेल्समैन से पैक करने के लिए कह दिया और दूसरे शोकेस के पास खड़ा होकर इंतज़ार करने लगा। तभी उसकी नज़र कुछ फासले पर खड़े चंद लड़कों पर पड़ी। उनमें से एक वलीद था। वो अपने उंगलियों से कुछ बीमार सा दिखाई देता था और उसके चेहरे पर कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो महसूस तो ज़रूर होती थी, लेकिन उसे कोई नाम देना मुश्किल था। शबी ने इसमें तवक्को से नज़रअंदाज किया और बेसबब इधर उधर की चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगा, लेकिन यकायक उसे एहसास हुआ ऐसा करना मुश्किल था, क्योंकि वलीद के साथ मौजूद बाकी 3 लड़के अपने हुलियों से कुछ मशकूक दिखाई देते थे। शबी न चाहते हुए भी उन लोगों की तरफ मतवज्जे हो गया था। वो लोग उससे इतने फासले पर थे कि उनकी आवाज़ें अब तक नहीं पहुँच रही थी, लेकिन उनके तासुरात से ये अंदाज़ा लगाना हरगिज़ मुश्किल न था कि वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं। चंद मिनट के बाद वो सब बाहर निकल गए। शबी ने बहुत चाहा कि उन सबको नज़रअंदाज कर दे, लेकिन इस मामले में वो कुछ लाचारी से महसूस कर रहा था। पेमेंट करके वो उनके पीछे ही बाहर निकल आया, लेकिन जब तक वो पार्किंग में पहुंचा वो लोग गायब हो चुके थे। शबी को मायूसी हुई, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वो चारों से नजर आ गए। उनके पास 2 स्पोर्ट्स मोटर साइकिलें थी, जिन्हें इतनी भीड़ में वो बहुत बेढंगेपन से चला रहे थे। शबी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अपनी हरकत से वो उससे मशकूक नजर आते थे, और उसके शकूक की कुछ ही देर बाद तस्दीक हो गई थी। मेन रोड से होते हुए वो लोग एकदम मोटरवे की तरफ मुड़ गए थे। थोड़ा आगे जाकर एक बार वो फिर उस शबी की नज़रों से ओझल हो गए। गो के ये कोई नामुनासिब बात न थी, लेकिन उसने गाड़ी एक मुनासिब जगह
पार कर दी और ख़ुद उन्हें तलाश करने लगा। हालांकि उसे वलीद से ऐसी कोई उनसीयत ना थी, लेकिन दरअसल उसकी छठी हिस्सों से मुसलसल कोई इशारा दे रही थी, जिसकी तस्दीक थोड़ी देर बाद हो ही गई। ये इलाका कदरे वीरान था और यहाँ दरख्तों की भरमार थी। एक तरफ झाड़ियों में से उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो वो तेज़ी से उस तरफ आया और उसके तमाम अंदेशे दुरुस्त साबित हो गए। वलीद झाड़ियों में ऊंधे मुँह गिरा हुआ था। उसे बुरी तरह जोदोकोब किया गया था और उसके सर से खून बह रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी नोकीली चीज़ से उसके सर पर वार किया गया। शबी ने फुर्ती से उसे उठाकर गाड़ी में डाला और रैश ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल ले आया। फिजान ने रेंट पर एक अपार्टमेंट ले लिया था और वहाँ शिफ्ट होने के बाद तौकीर साहब को फ़ोन किया था। मैंने एनेक्सी फारिग कर दी है और चाबी चौकीदार के हवाले कर आया हूँ। अब आप दानियाल भाई को मेरी तरफ से आगाह कर दें कि एनेक्सी की जांच पड़ताल कर लें। कोई नुकसान हुआ हो तो मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वहीं रुकना चाहिए था फिजान। मैंने कहा तो था दानियाल को थोड़ा वक्त दो, वो सारी सूरत हाल को समझ लेगा, तौकीर साहब ने कहा था। माफ़ कीजिएगा तौकीर भाई, लेकिन मैं वहाँ रुक कर अपनी मज़ीद बेइज्जती नहीं करवा सकता, फिजान ने दो टोक कहा था। तुम जज्बाती हो रहे हो। जिस तरह दानियाल ने असल हक़ाइक़ का इल्म हुए बगैर महज जज्बातियत से काम लिया था, आप भी मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा रहा, मैं सिर्फ तुम दोनों का मवाजना कर रहा हूँ, जो खुद को बड़ा अक्ल कुल समझते हो लेकिन हकीकतन जज्बातियत के मारे हुए हो। दानियाल को एक बात पता चली तो उसने बिना सोचे समझे रिएक्ट करना शुरू कर दिया। तुमने थोड़ी बहुत मसालियत की कोशिश की, जब कोई हल ना निकला तो बच्चों की तरह जज्बाती हो गए। मैं मानता हूँ तुम दोनों हक पर थे, लेकिन कभी कभार हक पर होने के बावजूद इंसान को दूसरों की मजबूरियों के मुतालिक सोच लेना चाहिए। और पता नहीं मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रहा हूँ। तुम कौन सा दानियाल से कुछ कम हो कि अकल वाली कोई बात समझ सको। बहरहाल वलीद हॉस्पिटल में है और दानियाल इसी सिलसिले में मसरूफ़ है। जैसे ही वो फारिग होगा मैं उसे तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। मैंने तो अहद कर लिया है, अगली बार किसी के साथ भलाई नहीं करूंगा। तुम दोनों को बिजनेस पार्टनर बनाने की बड़ी गलती हुई मुझसे, तौकीर साहब ने रखाई से कहा था। फिजान को ज़बरदस्त झटका लगा। वलीद हॉस्पिटल में है? हाँ, मेरी अभी कुछ देर पहले इनिया से बात हुई है, उसी ने बताया। तौकीर साहब ने इतना बताकर फ़ोन बंद कर दिया। फिजान शशोपंज में पड़ गए। जिस वक्त वो अपने अपार्टमेंट के लिए निकल रहे थे, उन्होंने इनिया को बरामदे की सीढ़ियों पर रोते देखा था और दानियाल हसन फुर्ती से गाड़ी निकाल रहे थे, लेकिन उनके वहमो गुमान में भी ऐसा ख्याल नहीं आया था कि वो अस्पताल जा रहे होंगे। फिजान को एकदम अपनी जज्बातियत पर गुस्सा आया था। काश वो रुक कर एक बार इनिया से उसके रोने की वजह पूछ लेते तो कुछ ना कुछ ज़रूर उनकी मदद कर पाते, लेकिन खैर अब उन्हें इनिया के रोने की वजह मालूम थी। तब उन्होंने क्या कर लिया था जो अब ऐसा सोच रहे थे। उन्हें शर्मसारी ने घेर लिया था। बज़ाहिर छोटे चौधरी की मौत में बड़ी चौधराइन का कोई हाथ नहीं था, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वही चौधरी की मौत के ज़िम्मेदार हैं तो हर गलत हरगिज़ ना होगा। तस्नीम का बाप बहुत ठहर ठहर कर और धीमी आवाज़ में बोल रहा था। उसका बीमार वजूद गो के उसे इतना बोलने की इजाज़त नहीं देता था, मगर फिर भी वो अपनी सारी हिम्मत सर्व करके बोल रहा था। मावा को उसकी बात समझने में खासी दिक्कत का सामना था। मुझे तो चौधराइन ने सारे मामले से बचाने का लालच देकर खामोश करवा दिया था, लेकिन छोटे चौधरी को वो उठते बैठते ताने दिया करती थी। फिर जब मैंने ज़मीर की आवाज़ों से परेशान होकर सच्चाई जाहिर करने की ठानी तो चौधराइन ने तस्नीम को अपने पास रखकर मुझे इस कोठरी में डलवा दिया। मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि किसी तरह यहाँ से बाहर निकल सकूँ। हाँ, कभी कभार किसी मुलाजिम के साथ बाहर निकलने का मौका मिल जाता था। ऐसे ही एक बार मेरी मुलाकात छोटे चौधरी से हो गई। उस वक्त इत्तेफाक से मुलाजिम भी मौजूद नहीं था। मैंने हिम्मत करके सारी हकीकत छोटे चौधरी को बता दी, लेकिन सारे हक़ाइक़ से वाकिफ़ होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें खून का रिश्ता न होने के बावजूद तस्नीम से की फ़िक्र थी। मुझे अतराफ़ है वो बहुत अजीम इंसान थे और मैंने अपनी खुदगर्जी के हाथों उन्हें फंसा दिया। फिर चौधराइन तो हमेशा से उनके खिलाफ थी। चौधरी साहब खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। कई महीनों के बाद ऐसे ही मेरी मुलाकात चौधरी जी से हुई। तब उन्होंने मुझे वो ख़त दिया जो तस्नीम ने पहले आपकी वालदा को देने की कोशिश की थी और फिर आप तक पहुँचा। मुझे माफ़ कर दे छोटी बीबी, मैं सिर्फ चौधरी जी का ही नहीं आपका भी गुनहगार हूँ। मावा क्या कह सकती थी, उसके पास तो कुछ भी ना बचा था। तस्नीम का बाप एकदम हिचकियाँ लेकर रोने लगा था। मावा अब तक खड़ी हुई थी। वो चंद कदम आगे बढ़ी और बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया। अब मत रोइए, उनकी किस्मत में यही था। वो आहिस्ती से बोली थी, मैं चलती हूँ। तस्नीम ने बताया, वापस जा रही है। बेटी, मुझे इस कैद से छुटकारा दिलवा दो। कानून की सज़ा खुदा के अजाब से तो कम होगी। वो बूढ़ा शख्स आस भरी नज़रों से मावा को देख रहा था। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। हाँ, वापस जाकर कोशिश करूँगी कि पुलिस को आपकी इस जबरी कैद के बारे में इत्तला दे सकूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसके कदमों में थकन ही थकन महसूस होती थी, ये जानते हुए भी कि जन्नत बेगम उसके बाप की मौत की ज़िम्मेदार है। ना सिर्फ ये बल्कि उस शख्स को कैद करके सच को छुपाकर कानून की मुजरिम भी बन रही है। वो उसके खिलाफ कुछ भी करने से कासिर थी। ये ख्याल और दूसरे ख्याल से ज़्यादा मायूस कुन था। इसी मायूसी के ज़ेर साया
उसने दरवाजे पर हाथ रखा, 2-3 बार दरवाजे को धकेला और यकदम उस पर इंकशाफ हुआ कि दरवाज़ा बाहर से मुक़फ़ल किया जा चुका था। बाबा ने हरासा होकर दरवाज़ा पीट डाला था। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।